हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे इनसाइड सिक्योर से। हम जनवरी महीने से स्टार्ट किए हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो इंडियन नेशनलिज्म जो राइज हुआ था वो था वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट डेस्पोटिक डिस्क्रिमिनेटरी एंड कन्डेवियस पॉलिसीज़, मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण इंडियन नेशनलिज्म का राइज हुआ। दूसरी तरफ आपको ये भी बताना होगा कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे खुद में भी ग्रो किया। तो इसमें आप लिखोगे कि कैसे जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थे, इसमें आप बताओगे कि कैसे जो ब्रिटिश पॉलिसीज जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा एलियन रूल लूट, मतलब जिस तरह से लूट कर रहे थे, प्लंडर कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जो टैक्सेशन या इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड सिस्टम था ब्रिटिश का, ये सब कैसे हमारे नेशनलिज्म को ग्रो किया। दूसरा कि हमारा नेशनलिज्म खुद भी ग्रो किया क्योंकि वो वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन मैच्योरिटी। क्यों? क्योंकि हमें जब एडुकेशन मिला, आइडियाज़ मिले लिबरलिज्म के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, फिर जो एडुकेटेड मिडिल क्लास का राइज हुआ, साथ में प्रेस का इम्पैक्ट, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इनसे क्या हुआ कि आज जो इंडियंस थे उनमें अवेकनिंग आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली प्लंडर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, आपको बॉडी में लिखना होगा ये सब पॉइंट्स की जो कर्जन की पॉलिसीज़ थे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, तो एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड लाने की कोशिश की। दूसरा जो पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब कि एक यूनिफॉर्म पॉलिटिकल लीगल सिस्टम, मतलब लीगल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो बन गया, उसके कारण एक पॉलिटिकल यूनिटी आ गई। तीसरा कि जिस तरह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, चाहे वो रेलवे हो या टेलीग्राफ हो। फिर चौथा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन के कारण क्या हुआ कि आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम और नेशनलिज्म ग्रो किया इंडियंस के बीच में। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ द प्रेस, चाहे वो इंडियन हो या वर्नाकुलर लैंग्वेज का हो, तो उससे क्या हुआ, जब वो लोग पढ़ते थे, जनरल पब्लिक पढ़ती थी, तो उससे उनमें कंसिस्टेंस आ गया। फिर नेक्स्ट है कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी, चाहे वो ब्राह्मो समाज हो, रामाकृष्ण मिशन हो, आर्य समाज हो, इन सब ने हेल्प किया। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश, मतलब कि जो जिस तरह से इकोनॉमिकली प्लंडर कर रहे थे, तो उससे जो इंडियन ट्रेडर्स और नेटिव इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का भी एक समझ आ गया इंडियन नेशनलिस्ट के बीच में। नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें दिखा कि जो इंग्लिश है वो कैसे खुद को रेशियली सुपीरियर मानता है, और जो इंडियंस थे उनको कॉन्स्टेंटली इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइटन का एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प किया क्योंकि उस समय फेमिन आया, ठीक है, और फेमिन के बावजूद दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ। तो इससे जो जनरल पब्लिक है उसको समझ में आया कि ब्रिटिश रूल इज़ नॉट ऑल गुड, ठीक है। और साथ में उन्होंने पास किया था आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनसे भी इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ा वो है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये तो आपको पता ही होगा। बेसिकली ये कंट्रोवर्सी इसलिए थी क्योंकि जो एल्बर्ट बिल था, इसमें था कि जो इंग्लिश भी, मान लो कोई इंग्लिश पर्सन गलत किया तो वो उसका जो ट्रायल है किसी इंडियन मैजिस्ट्रेट भी कर सकता था। मतलब कि जो यूरोपियंस है उनका भी ट्रायल इंडियंस कर सकते थे। उसी के अगेंस्ट है ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। फिर रोल ऑफ वेस्टर्न थॉट या एडुकेशन हो गया। जो उससे क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा मिडिल क्लास और अपर एंड मिडिल क्लास ऐसा था जो कि इंडियन था ब्लड में, बट कलर था इंग्लिश में, उनका कलर और टेस्ट इंग्लिश में था। बेसिकली दे वर बॉट अप बाय वेस्टर्न थॉट एंड एडुकेशन। वो इंडियंस ज़रूर थे लेकिन उनका थॉट प्रोसेस वेस्टर्न हो चुका था। नेक्स्ट है रेशियल एंटागोनिज्म, मतलब कि जैसे जो हम लोग को एग्जीक्यूटिव में हो या लेजिस्लेचर हो तो इक्वल एट पार इंडियंस को नहीं रखा गया था। साथ ही में जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो डिस्पैरिटी दिखता था, तो इस कारण से भी इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि जो आईएनसी फॉर्म हुआ एज अ पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये रिजल्ट था कल्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग जो कि देखा गया कि इंडिया में हुआ इन 19th सेंचुरी। तो आपको बताना आईएनसी का
जो फॉर्मेशन था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक साथ में आपको एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। तो आप इसमें मेंशन करोगे कि क्यों कांग्रेस फॉर्म हुआ। कांग्रेस जो एक तरह का सेफ्टी वेल्व माना गया था, और जो उसका अलग अलग थ्योरीज, एक तो सेफ्टी वेल्व थ्योरी, मतलब कि कांग्रेस फॉर्म हुआ था बेसिकली एज अ मीन्स टू जो भी फ्रस्ट्रेशंस थे, ठीक है, इंडियंस के, तो वो निकलना चाहिए कहीं। तो ब्रिटिशर्स ने समझा कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें लोग अपना जो भी वेंट है, ठीक है, जो भी एंगर है वो वेंट आउट कर सके, जबकि इसलिए ये सेफ्टी वेल्व थ्योरी माना गया। दूसरा नेशनलिस्ट थ्योरी, ये आप बताओगे। उसके बाद फिर लिखोगे आपकी क्या क्या फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और आपको मैं बताऊँगा कि कैसे बहुत सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रैंग अप हो रहे थे पॉलिटिकल अवेकनिंग के कारण। फिर आप लिखोगे कि क्या क्या डिमांड्स थे, और ये एज अ होल कैसे पैन इंडिया मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आंसर में आप लिखोगे कि जो लीडर्स थे उस समय, आईएनसी पहले तो कब फॉर्म हुआ, आप लिखोगे कि आईएनसी फॉर्म हुआ 1885 में। उसके लीडर्स कौन कौन थे, तो दादा भाई नारोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, WC बनर्जी और SN बनर्जी। और ये जो अर्ली ईयर्स था, मतलब 1885 से लेकर 1905 तक, उसमें मॉडरेट्स जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। तो वो जो थे उनका दो स्ट्रेटजी था, एक तो कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन लाना लोगों के बीच में, और दूसरा कि एक नेशनल स्पिरिट लाना, मतलब कि लोगों को यूनाइट करना ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये था पहला। दूसरा था कि मतलब एक तो वो पब्लिक रिलेटेड था कि चाहे वो कंसिस्टेंस जनरेट करना हो या एडुकेट करना हो, नेशनल स्पिरिट लाना हो, यूनाइट करना हो लोगों को। दूसरा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे परsuade किया जाए, या ब्रिटिश पब्लिक मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनके ओपिनियन को कैसे ऐसा किया जाए कि वो रिफॉर्म लाए, बेटर पॉलिसीज़ लाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व करे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देखते हैं कि डिमांड्स क्या क्या थे। पहला तो था कि रिफॉर्म लाना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरा कि इंडियन सिविल मतलब जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता था वो दोनों जगह होना चाहिए, इंग्लैंड और इंडिया दोनों में। उस समय सिर्फ इंग्लैंड में होता था, तो कितने ही लोग जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते थे। फिर तीसरा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये अभी भी है, जैसे हम लोग का आर्टिकल 51A इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 बात करता है, मतलब कि हम लोग का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहता है। फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं, अभी भी हम लोग का जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है वो रिलेट करता है लोकल बॉडीज़ से। फिर रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स, जैसे अभी भी हम लोग कई सारे लैंड रिफॉर्म्स का सोच रहे थे। उस समय भी जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि ब्रिटिश ऐसे पॉलिसीज़ आए जिससे कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पेजेंट्स का वो रुके। नेक्स्ट है कि अबॉलिश होना चाहिए सॉल्ट टैक्स और शुगर ड्यूटी, मतलब कि जो जिस तरह ड्यूटी था वो वन साइडेड था, ब्रिटिश गेन कर रही थी और इंडिया लूज़ कर रही थी। फिर नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए आर्म्स एक्ट, रिडक्शन होना चाहिए ऑन स्पेंडिंग ऑफ आर्मी। उस समय जो आर्मी थी ना, ब्रिटिश की आर्मी, वो ऐसी थी कि टोटली बहुत हद तक जो कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश कॉलोनीज़, वहीं से फ़ंड होती थी। मतलब कि जो फंड या कलेक्शन या टैक्सेस इंडिया ने दिया ब्रिटिशर्स को, उसी को यूज़ करके वो ये करते थे। फिर नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक तरह का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था, मतलब जो फार्मिंग टैक्स कलेक्शन का था। तो 3 तरह का टैक्स कलेक्शन सिस्टम उस समय था, आपको पता ही होगा। जैसे परमानेंट सिस्टम हो गया एक, दूसरा रियोतवारी सिस्टम। तो ऐसे करके 3 सिस्टम थे। तो जो इस समय की कांग्रेस थी वो चाहती थी परमानेंट सेटलमेंट बाकी देशों में भी लाया जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ बंगाल तक ही था, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कांग्रेस का प्रोग्राम था फर्स्ट फेज तक वो क्या था। वो उस समय बहुत मॉडेस्ट था, मतलब कि जो मॉडरेटर्स थे उनको बिलीव था ब्रिटिश के सेंस ऑफ जस्टिस पे। दूसरा कि जो इनका मेथड्स था वो इंक्लूड करते थे पेटिशन, रिजोल्यूशन, मीटिंग, लिफलेट्स और पैम्फलेट्स। और इनकी एक्टिविटीज़ सिर्फ कॉन्फाइन थी कि बहुत लिमिटेड लोगों से कनेक्ट करती थी, मतलब बहुत लिमिटेड मासेस से कनेक्टेड करती थी। मोस्टली जो एडुकेटेड पीपल थे वही इससे इन्वॉल्व हो सके। फिर क्या हुआ था कि जो भी मोस्टली जो आइडियाज़ थे, ठीक है, वो
इन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ लिए हुए थे। तो इससे क्या हुआ कि जो एक इंडियन ऐसे लोग जो वेस्टर्न थॉट से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे या उनसे इन्फ्लुएंस नहीं थे, वो उससे कट गए। फिर देयर मेन एम वॉज टू अटेंड पॉलिटिकल राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज। उनका मेन एम था कि वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही रहना चाहते थे, लेकिन अपना रूल भी करना चाहते थे, अपने अनुसार चीज़ें करना चाहते थे अंडर ब्रिटिशर्स। साथ में वो लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस होते थे, वो नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को किसी तरह भी अनॉय किया जाए। वो बिलीव करते थे कि हाँ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो देखा गया कि जो पहला फेज़ था उसमें जो मासेस थे वो एक्सक्लूडेड थे और जो एलिट्स थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे। वो ये नहीं डिमांड करते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो ये डिमांड करते थे कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर रहना चाहते हैं लेकिन हमें सेल्फ रूल दिया जाए। वो अभी तक मास मूवमेंट या जो लोगों का पावर है उसके बारे को उसको नहीं समझ पाए थे, जो कि गांधी के आने के बाद बदला, लोग इन्वॉल्व हुए। तो मॉडरेट्स के बाद, ठीक है, मॉडरेट्स के बाद आए एक्सट्रीमिस्ट लीडर, और एक्सट्रीमिस्ट जब आए तो मॉडरेट्स का वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो गया, वो साइड लाइन हो गए। साथ में देखा गया कि जो एक तो वो खुद भी मासेस से नहीं कनेक्ट कर पाए, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए, तीसरा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनकी विश्वस्तता पे विश्वास नहीं करते थे। वो अभी तक नहीं समझ पाए थे कि वो एक उनके ऊपर रूल हो रहा था। दे वर नॉट रूलिंग बट दे वर गेटिंग रूल्ड, और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको टोटली इंटरनलाइज नहीं कर पाए थे। और साथ में जो लोगों का एस्पिरेशन था, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, उसके साथ वो मैनेज या मेंटेन नहीं कर पाए थे। लेकिन ये भी है कि जो मॉडरेट्स थे उनके बहुत सारे सक्सेसेस भी थे, जैसे कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ 1892 का, ठीक है। दूसरा जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी इंक्रीज़ हुआ प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इन दैम। इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जो मॉडरेट सक्सेसफुल हुए लाने में। साथ में वो इंडियन नेशनलिज्म का जो बीज है उन्होंने ही बोया। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक एट्रोसिटीज़ जो कर रहे थे ब्रिटिश, उसको एक्सपोज किया, जैसे कि दारा भाई नारोजी या रांडे। तो ये लोगों ने इकोनॉमिक ट्रेन को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि कैसे जो कॉलोनियल कैरेक्टर वो बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव है। उन्होंने प्रेस का भी बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ किया। तो हम लोग देखते हैं कि 1905 आते आते जो मॉडरेट लीडर्स, कुछ मॉडरेट्स लीडर जैसे कि गोखले हो गए, वो भी कहने लगे कि हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए गोल। उसी तरह 1906 में दादा भाई नौरोजी ने मेंशन किया स्वराज गोल कांग्रेस का। जबकि जो कुछ बाकी लीडर्स थे जैसे कि रांडे हो गए, गोखले हो गए, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और विडोहुड के अगेंस्ट बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए पहल की। तो इस तरह से आप बताओगे कि कैसे मॉडरेट्स ने क्या क्या चेंजेस लाए, उनमें क्या क्या कमी थी। तो आप एंड कर सकते हो एम.एन. रॉय के इस लाइन के साथ कि इट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हो सकता है कि इमिडिएटली बहुत ज़्यादा गेंस नहीं मिला हो मॉडरेट का, लेकिन उन्होंने बीज या जो उन्होंने बेस बना लिया पॉलिटिकल और नेशनल अवेकनिंग का, जिसका बाकी आगे जाके जो एक्सट्रीमिस्ट्स और साथ में गांधी जी ने फिर आगे बढ़ाया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आपको डिस्कस करता है जो नेचर है मॉडरेट फेज का आंसर का उसके बारे में, और आपको बताना पड़ेगा साथ में कि क्या 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 फेट है। क्या डू यू थिंक द ग्रेट फेट इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले वॉज द मेजर ड्रॉबैक। यानी कि जैसा मैंने पिछले आंसर में बताया था कि मॉडरेट्स को ब्रिटिश के सेंस ऑफ जस्टिस में बहुत बिलीव था, तो वो उसका क्या एक ड्रॉबैक था। तो बेसिकली आपको नेचर बताना है मॉडरेट्स का, उसके बाद उसका क्या कमी था या गलतियाँ थी। देखिए जो आंसर है उसको मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या नेचर था मॉडरेट फेज का, फिर उनका एम और ऑब्जेक्टिव क्या था, और साथ में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के बारे में बताना होगा कि वो कैसे बिलीव, पहला तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर था, दूसरा कि उनको बिलीव था ब्रिटिश के ऊपर, तीसरा इंस्पिरेशन जो थे उनके वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आते थे, चौथा जो मोड ऑफ ऑपरेशन था बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल और
वो पीस लविंग थे। उनका जो कोर कॉम्पोजिशन था वो बेसिकली उनका डिमांड जो जो थे, चाहे वो लेजिस्लेचर रिफॉर्म हो, एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म हो या सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो। आपको बताना पड़ेगा कि मॉडरेट्स कैसे बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। वो जानते थे वो, लेकिन वो साथ में ये भी है कि जैसा हमने दादा भाई नौरोजी या रांडे के काम से देखा है कि वो जानते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, पर फिर भी वो चाहते थे कि रिफॉर्म लाया जाए। ठीक है, वो मानते थे वो कि कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि पूरी तरह ब्रिटिशर्स को हट जाना चाहिए। वो इस बात से डरते थे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब पूरे कांग्रेस पे क्रैकडाउन होगा अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयरफुली आगे उन्होंने बढ़ा और नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट्स और कांग्रेस जो कि अभी बहुत जस्ट जन्म हुआ था उसका, उसको प्रोटेक्ट करते हुए वो आगे बढ़े। तो आपको बैलेंस जजमेंट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहना होगा कि मॉडरेट्स टोटली गलत थे। आपको बैलेंस अपना दिखाना पड़ेगा और बताना होगा कि किस तरह से कंट्रीब्यूट किया मॉडरेट्स ने। तो पहले बताना होगा कि जो ये मॉडरेट फेज़ है ये आपका आएगा लेटर 1870s और अर्ली 1880s में। क्या हुआ कि जो सॉलिड ग्राउंड बन गया, ठीक है, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का। तो एओ हमें जो कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने उनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, तो जो आईएनसी का अर्ली फेज़ था वो मॉडरेट्स से डोमिनेट था। आईएनसी बना कब? तो 1885 में बना। तो जो रीज़न था आईएनसी क्रिएट करने का वो तो एक तो था कि सेफ्टी वेल्व, मतलब कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग अपना गुस्सा निकाल सके, वेंट आउट कर सके। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है जैसे लाला लाजपत राय, वो कहते थे इसको सेफ्टी वेल्व थ्योरी। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनका था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो भी इसी सेफ्टी वेल्व की थ्योरी से निकला था। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन डिमांड्स, मतलब कि बेसिकली सेफ्टी वेल्व वही है कि जो भी डिमांड है या गुस्सा है वो निकल सके। तो हिस्टोरियन जैसे बिपिन चंद्र है वो लेकिन कहते हैं कुछ और। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वेल्व नहीं था, बल्कि एक तरह से जो एओ हम थे उन्हीं को यूज़ कर लिया इंडियंस ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के में कि जो कि एक कैटलिस्ट हो चेंज लाने में। मतलब कि इट्स नॉट दैट ब्रिटिशर्स यूज्ड और लेट द ऑर्गेनाइजेशन बी एस्टेब्लिश्ड टू वेंट आउट द एंगर, but it was other way around. It was the Indians who used an English civil servant to create an organization which can help them to represent their grievances. ठीक है, इस तरह से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एनसी का? तो पहला तो वो एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि पूरे इंडिया में उसका जो ब्रांचेस थे वो फैले हुए थे। दूसरा पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एडुकेटेड पीपल, इससे मोस्टली जो पीपल रिलेट करते थे वो एडुकेटेड थे। ठीक है, और उनका डिमांड होता था जैसे काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना या इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। तीसरा एंटी कॉलोनियलिज्म, वो चाहते थे कि फ्रेंडली रिलेशन बने और वो कॉलोनियलिज्म के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। ये लोग फॉरवर्ड लुकिंग थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो बैकवर्ड लुकिंग नहीं थे। ठीक है, दूसरा लास्ट है कि वो नेशनलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया, कंसिस्टेंस लाया लोगों के बीच में। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम, किसी भी कास्ट के हो, आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो, या किसी भी प्रोविंस के हो, आप नॉर्थ ईस्ट के हो या साउथ के हो, आपके अंदर एक नेशनलिज्म का भाव आ जाएगा। सक्सेस क्या हुआ मॉडरेट्स का? तो एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट बना 1892 का, ये पहला अचीवमेंट है। दूसरा कि जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो भी इंक्रीज़ हुआ, और साथ में जो नॉन ऑफिशियल प्रोपोर्शन था वो भी उसमें बढ़ा, वो सीट कर पाए नेशनलिज्म को। चौथा कि जो नए नए आइडियाज़, कुछ अच्छे आइडियाज़ वेस्ट की, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हुआ और इक्वलिटी, इन सब को भी उन्होंने पॉपुलराइज़ किया। उन्होंने एक्सपोज किया जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स कर रही थी ब्रिटिश, ये आपको दिखेगा। ठीक है, और फिर जैसे कुछ लोग थे जैसे रांडे हो गए, गोखले हुए, ये लोग सोशल रिफॉर्म्स की तरफ भी काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडरेट्स सब अच्छे ही थे, उनके बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे। जैसे कि उन्होंने मासेस को एक्सक्लूड कर दिया, मासेस से वो कनेक्शन नहीं बना पाए। दूसरा कि वो ये कभी नहीं डिमांड की कि हमें ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना, वो कहते थे कि हम ब्रिटिश के अंडर रहेंगे बट हमें सेल्फ रूल चाहिए।
वो समझ नहीं पाए थे कि जो मास का पावर क्या होता है। गांधी जी ने ये बात समझ ली, लेकिन जो मॉडरेट्स थे उनको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। और जो भी इनके आइडियाज़ थे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग से आते थे। तो क्या होता था कि कुछ लोग ऐसे थे इंडियंस जो बिलीव नहीं करते थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, तो वो कट गए आईएनसी से। तो इस तरह से आप बताओगे कि कैसे मॉडरेट्स जो थे वो बहुत सारे उनमें कमियां थी, लेकिन तब भी वो बहुत सारे एक बेस बना पाए आगे के मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।